नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टमाटर से भरा पूरा ट्रक लूट गया कपल, पीड़ित किसान ने रोते हुए सुनाई दास्तान। क्रिकेट की काली कमाई छोड़ भागा दुबई, घर से मिला 14 केजी सोना, 200 केजी चांदी, 17 करोड़ कैश। कांग्रेस अपनी जमीनी नेताओं को कर रही है नजरअंदाज, शहनाज पूनेवाला ने कसा तन। बादल फटने से अगले दिन भी पानी में डूबा जूनागढ़, सैकड़ों कच्चे मकान गिरे, कई जानवरों की मौत, लोगों को घर से बाहर न निकलने का निर्देश। सीमा से 18 घंटे पूछताछ, जांच एजेंसी उलझन में। पूछताछ के दौरान अचानक रोने लगती हैं, आईक्यू और एटीट्यूड टेस्ट हो सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु में एक कपल को टमाटर लूटने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूटे हुए टमाटर की कुल कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस डकैती में शामिल 3 अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने शनिवार को बेंगलुरु के आरएमसी यार्ड इलाके में एक कपल को 3.5 लाख के टमाटर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बुधवार को हुई इस घटना के 3 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तमिलनाडु निवासी भास्कर और सिंधुजा के रूप में किया है। बता दें कि भास्कर और सिंधुजा पति पत्नी हैं। एक पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि अभी इस घटना में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अन्य आरोपी की पहचान कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अन्य आरोपी की पहचान रॉकी कुमार और महेश के तौर पर की गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये घटना 8 जुलाई को तब हुई जब टमाटरों से भरी एक लॉरी को देखकर बदमाशों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। गाड़ी रुकवाने के लिए बदमाशों ने झूठे दुर्घटना का नाटक किया। इसके बाद किसान और गाड़ी चला रहे ड्राइवर के साथ बदमाशों ने मारपीट की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाशों ने कथित नुकसान की भरपाई के बहाने किसान को लूट लिया। इसके बाद आरोपियों ने किसान को मालवाहक वाहन ने अपने साथ चलाने के लिए मजबूर किया। बाद में उन दोनों को बीच रास्ते में जबरदस्ती छोड़कर बदमाश आगे निकल गए। इस दौरान वे चोरी किए गए टमाटर के साथ तमिलनाडु की ओर बढ़ गए। पुलिस ने कहा कि टमाटर चुराने के बाद आरोपियों ने चोरी की गाड़ी को बेंगलुरु के पिन्या के पास छोड़ दिया और इसके बाद अन्य गाड़ी में बैठकर 9, 2, 11 हो गए। आपको बता दें कि इन दिनों टमाटर के दाम आसमान पर हैं। कई जगहों पर टमाटर 110 रुपए किलो से लेकर 120 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। वहीं सरकार की पहल के बाद एनएफडी और एनसीसीएफ के सेंटरों पर टमाटर के भाव 70 रुपए किलो तक हुए हैं। इससे पहले इन्हीं सेंटरों पर टमाटर का भाव 80 रुपए किलो था। पूरी दुनिया में क्रिकेटर की सबसे ज्यादा दीवानगी भारत में ही देखी जाती है। कई फैंस तो अपने पसंदीदा क्रिकेटर को भगवान की तरह पूजते हैं। क्रिकेटर के प्रति भारतवासियों की दीवानगी का गलत इस्तेमाल भी भारत में खूब होता है। पूरी दुनिया में क्रिकेट की सबसे ज्यादा दीवानगी भारत में ही देखी जाती है। कई फैंस तो अपने पसंदीदा क्रिकेटर को भगवान की तरह पूजते हैं। क्रिकेट के प्रति भारतवासियों की दीवानगी का गलत इस्तेमाल भी भारत में खूब होता है। ये बात हो रही है क्रिकेट सट्टेबाजी की, जिसका जाल पूरे भारत में फैला हुआ है। सट्टेबाजी के हैंडलर दुबई से क्रिकेट की काली कमाई को कारोबार संभालते हैं। क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़ा एक चौंका देने वाला मामला महाराष्ट्र के नागपुर में सामने आया है। व्यवसायी का आरोप है कि एक बुकी ने उसे 58 करोड़ रुपए का चूना लगाया। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने गोदिया स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी के खिलाफ व्यवसायी को फर्जी सट्टेबाजी ऐप्स में निवेश करने के लिए लालच देने और उससे 58 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस टीम ने जब आरोपी के घर पर छापेमारी की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरोपी की पहचान अनंत जैन उर्फ सोटू के रूप में हुई। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी अपना घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस टीम को छापेमारी में उसके घर से 17 करोड़ रुपए से अधिक कैश, 14 किलो सोना और 200 किलो चांदी बरामद हुई। नागपुर के सीपी अमितेश कुमार ने कहा, नागपुर पुलिस ने काका चौक स्थित आरोपी अनंत जैन के घर पर छापा मारा है और 17 करोड़ रुपए से अधिक नगद
लगभग 4 किलोग्राम सोना और 200 किलोग्राम चांदी जब्त की। आगे की जांच जारी है। पुलिस को संदेह है कि कई और लोगों को भी ठगे होंगे। सीपी अमितेश कुमार ने कहा कि अपराध शाखा और साइबर एक्सपर्ट ने युक्त एक विशेष जांच दल अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जांच करेगा। उन्होंने कहा कि ये गिरोह दुबई से संचालित हो रहा है और पूरे भारत में अपना जाल फैला रहा है। शहजाद पूनेवाला ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपने जमीनी नेताओं की कद्र नहीं है। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल सरकार पर गरज रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रताप सिंह बाजवा पंजाब सरकार पर ये लोग राहुल गांधी की भाषा नहीं बोल रहे हैं। कहीं इनका हाल राजेंद्र गुढ़ा की तरह ना हो जाए। कांग्रेस पार्टी खुद से संघर्ष कर रही है, अपने नेताओं से लड़ रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि एक तरफ अधीर रंजन चौधरी मालदा मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साध रही हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा आप सरकार पर बरस रहे हैं। हकीकत ये है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने जमीनी नेताओं को उपेक्षा के भाव से देखती है। हालात ये है कि अभी तक शीर्ष नेता ममता बनर्जी के खिलाफ एक लफ्ज बोलने का साहस तक नहीं जुटा पाया। आश्चर्य की बात नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी अपनी कुर्सी ना गवा बैठे। जिस तरह से राजस्थान में राहुल गांधी की स्क्रिप्ट ना बोलने की वजह से राजेंद्र गुढ़ा की गहलोत सरकार से रुखसती हो गई। पूनेवाला ये ट्वीट पश्चिम बंगाल के मालदा में कपड़े उतारने की घटना पर बीजेपी और टीएमसी के बीच वाक्य युद्ध के बीच आया है। ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में शनिवार को मालदा के एक गांव के बाजार में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ मारपीट करते हुए देखा गया। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि एक उन्मदी भीड़ उनके खून के लिए तरस रही। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिससे ममता बनर्जी का दर्द टूट जाना चाहिए था और वह केवल आक्रोश जताने के बजाय कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि वह बंगाल की गृह मंत्री भी है। बंगाल से कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और मालदा की घटना से यही पता चलता है कि सिर्फ मालदा ही नहीं बल्कि बंगाल के कई अन्य स्थानों पर पंचायत चुनाव के बाद अत्याचार हुए। महिलाओं के खिलाफ अपराध दुखद है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के विचार को खारिज करते हुए कांग्रेस नेता पंजाब प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस बड़े अंतर से वापस आएगी। एक गठबंधन का नेतृत्व बीजेपी और दूसरे का कांग्रेस कर रही है, इसलिए जब लोग अपना वोट डालेंगे तो वह या तो बीजेपी के लिए होगा या तो कांग्रेस के लिए। आपका कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमें आपके साथ गठबंधन क्यों करना चाहिए? बाजवा के हवाले से कहा कि वो सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने की अपील करेंगे। गुजरात के जूनागढ़ शहर में शनिवार को 4 घंटे में 10 इंच बारिश थी। इसके बाद शहर में बाढ़ आ गई थी। इसके अगले दिन यानी रविवार को भी जूनागढ़ बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। कई इलाकों में सैकड़ों कच्चे मकान गिर गए। वहीं जो इलाके पानी में डूब गए थे वहां लोगों का सारा सामान बर्बाद हो गया। बाढ़ की चपेट में आए सैकड़ों जानवरों के शव भी मिले हैं। मौसम विभाग ने भावनगर, नवसारी, जूनागढ़ और वलसाड़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए जूनागढ़ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों से 24 जुलाई की रात तक बेवजह घर से न निकलने का कहा है। जूनागढ़ और आसपास के सभी पर्यटक स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों से बांधों और चेक डैम से दूर रहने को कहा गया है। शनिवार को मूसलाधार बारिश से जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के पास दीवार गिरने से सुरेश खीमाभाई नाम के 45 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। शहर के दुर्वेश नगर, गणेश नगर, जोशीपारा में सबसे ज्यादा पानी भरा था। इन्हीं इलाके में सैकड़ों कच्चे मकान ढह गए। वहीं भावनाथ इलाके में पशुशाला में बाढ़ का पानी भरने से 30 से ज्यादा जानवरों की बहने से मौत हो गई। अचानक बरसात के बाद बस्तियों में भरा पानी अब तक नहीं निकल पाया है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। लोगों को जरूरी काम के साथ सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अब भी
कई इलाकों में लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रिलीफ कैंप पहुंचाया गया। यहाँ स्थानीय लोग उनके खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं। रविवार सुबह से कई लोग ही रिलीफ कैंप में बच्चों के साथ दूध और बाकी लोगों के साथ खाने का सामान लेकर पहुंच गए थे। इस काम में कई स्थानीय भी मदद कर रही है। इधर सूरत के करीब नवसारी जिले में 4 घंटे में 6 इंच बारिश से बाढ़ की हालात बन गई है। निचले इलाके में घरों में 5 फीट तक का पानी भर गया है। सड़कें पानी से डूब गई है। गिरनार और दातार पर्वत पर भी बारिश का कारण कालवा नदी उफान पर आ गई है। दुकानों और घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है। गैस एजेंसी के गोदाम में रखे 50 से ज्यादा सिलेंडर बह गए हैं। जामनगर में शनिवार सुबह तेज बारिश हो रही है। इससे शहर की मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है। शहर के कई निचले इलाके में 3 फीट तक पानी भर गया है। मौसम विभाग के भारी बारिश का पूर्ण अनुमान के कारण जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्या सीमा प्यार में पाकिस्तान से नोएडा आई? ये गुत्थी सुलझाने के बजाय और उलझती जा रही है। वजह ये कि हर सवाल का सटीक जवाब और कॉन्फिडेंस। सीमा ने 18 घंटे की पूछताछ में इस तरह से बेबाकी से जवाब दिया जैसे उसे किसी ने ट्रेन किया। एजेंसियों को शक है कि सीमा के भारत आने का मकसद कुछ और है। यही नहीं, इंट्रोगेशन के दौरान सीमा जिस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थी उसे देखकर लगता है कि वह अब भी बहुत कुछ छिपा रही है। इसलिए अब जांच एजेंसी सीमा का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा सकती है। इसे लेकर एजेंसियों के बीच मंथन चल रही है। एजेंसियां आईक्यू, एटीट्यूड और साइकोलॉजिकल टेस्ट से सीमा के दिमाग को जांचेगी। माना जा रहा है कि एजेंसियां टेस्ट की इजाजत के लिए जल्द ही कोर्ट जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अफसरों ने देखा कि सवालों से बचने के लिए सीमा अचानक रोने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराकर जवाब देने लगती है। सचिन से सवाल पर यह कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। जो भी सवाल है सचिन से पूछे जाएं। सबसे ज्यादा शक इस बात पर पैदा हो रहा है कि सीमा ने अभी तक किसी भी सवाल पर आपा नहीं खोया। अक्सर देखा जाता है कि एजेंसियां जब भी अपनी तरह से पूछताछ करती है तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। इसके अलावा 18 घंटे की पूछताछ के 2 दिन बाद सीमा ने फिर से मीडिया में इंटरव्यू दिया। उसने उन लोगों को झूठा करार दिया। उन्होंने सीमा के झूठ को प्रमाणित किया। इसमें बस सर्विस एजेंसी, नेपाल के होटल मालिक और पशुपतिनाथ मंदिर का बयान शामिल है। फिलहाल सीमा और सचिन दोनों ही बीमार हैं, जिसका इलाज रबुपुरा के डॉक्टर कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को लगता है कि कहीं न कहीं कोई है जिसने सीमा को ट्रेन किया है। सीमा का भारत आना, 50 दिन तक का यहाँ रहना, फर्जी आधार कार्ड बनवाना, पकड़े जाना और बेल होना, पहले पुलिस फिर तमाम जांच एजेंसियों की पूछताछ में बेबाक जवाब और मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं अटकना नहीं, सिर्फ रटी रटाई बातें ही बताना। ये जानना काफी अहम है कि सीमा का आईक्यू लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।